अफेयर्स में मैं आपको करंट अफेयर्स के वही टॉपिक ले रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बस आपको ये टॉपिक्स करते जाना है, इन टॉपिक्स को रिवाइज कर जाना है, रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक आप एक बार पढ़ोगे। वैसे क्लास में मेरा प्रयास रहता है और आमतौर पे आप लोगों का भी अनुभव होगा कि क्लास में ही मैं याद करवा दे रहा हूँ आपको, टॉपिक को क्लास में ही समझा दे रहा हूँ, याद करा दे रहा हूँ, तो चीज़ें आपकी याद हो जा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लोगे। यदि किसी को भूल रहा है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स से। कुछ इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स अब मैं लेने प्रारंभ कर रहा हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। आप देख पा रहे होंगे भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है, ये है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति जारी करता है हर 2 महीने में। हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी जो है जारी की जाती है। तो अभी 2023-24 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई थी, पहली मौद्रिक नीति जारी की गई थी 6 अप्रैल 2023 को, है ना। पहला वित्त वर्ष आपको पता है अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, आपका फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से चालू होता है। तो 2023-24 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई। मौद्रिक नीति जारी करने के पीछे आपको पता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक बड़ा रीजन रहता है कि इन्फ्लेशन की स्थिति क्या चल रही है, महंगाई की स्थिति क्या चल रही है। आपने यदि अभी तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो बाकायदा इकोनॉमी का पूरा एक कोर्स है जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट करवाया हर एक चीज़ की। आरबीआई और मौद्रिक नीति, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आपका पूरा सिलेबस ही है, जो सिलेबस कंप्लीट कराया गया पूरा सिलेबस उस कोर्स में है। और आप इकोनॉमी में यदि अभी तक कमज़ोर हैं, कच्चे हैं, आपको इकोनॉमी नहीं आती है, तो आप ज़रूर इकोनॉमी मेरे से पढ़ सकते हैं। मैंने इकोनॉमी में 112 लेक्चर में सारा कुछ कंप्लीट कराया है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और मौद्रिक नीति, मौद्रिक वक्तव्य के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। एक सेशन में आपको शाम को ले लूँगा, जो आपका जीएस वाला सेशन है, वहाँ पर एक बार डिस्कस कर दूँगा। यहाँ पर मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कि मौद्रिक नीति में क्या क्या चीज़ें इस बार थी, ठीक है। तो एक देखिए, मौद्रिक नीति समिति है आपकी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, और उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो इस बार आपको पता है हमारे जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो उनकी अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक वक्तव्य 2023-24 जारी किया गया है। अब मौद्रिक नीति 2023-24 में देखिए, अभी आप पिछले यदि मौद्रिक नीति को देखेंगे, इससे पहले की जो मौद्रिक नीति आ रही थी उसमें लगातार रेपो दर मतलब अल्पावधिक ब्याज दर, है ना। जब जो है अल्पावधिक जो है किसी भी कम अवधि के लिए बैंकों के द्वारा आरबीआई से पैसा लिया जाता है तो उसको रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट पे लगातार परिवर्तन किया जा रहा था। लगभग पिछली जो है हर महीने हर महीने जब भी मौद्रिक नीति आ रही थी हर बार उसको चेंज किया जा रहा था। इस बार चेंज नहीं किया गया, वही है, पुराना वाला ही है। तो इस बार मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो मॉनेटरी टूल्स है ना, उनमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या क्या नहीं किए गए हैं, एक बार सभी को देख लेते हैं कि नीतिगत दरें क्या हैं, ठीक है। नीतिगत दरें क्या हैं, एक बार नीतिगत दरों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो आपका एसएलआर और सीआरआर होता है, ठीक है, आरक्षित अनुपात बोलते हैं इसको, आरक्षित अनुपात, ठीक है। और ये अनुपात, आरक्षित अनुपात क्या है, बैंक को मेंटेन करने पड़ते हैं, सीएलआर और एसएलआर। सीआरआर ये कैश में रखा जाता है, एसएलआर आपका गोल्ड में भी रखा जा सकता है और फॉरेक्स रिजर्व में भी रखा जा सकता है, कैश में भी रखा जा सकता है, ये इन्वेस्ट किया जा सकता है इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे भी रखा जा सकता है, सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इस समय जो सीआरआर है आपका, ये है 4.5%, ये ध्यान रखना है, 4.5% सीआरआर चल रहा है, 18% एसएलआर चल रहा है, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। बैंकों, देखिए, इससे महंगाई में कंट्रोल मिलता है, ठीक है, और एक बड़ा योगदान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीआरआर और एसएलआर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बहुत सारी दरें होती हैं आपकी, नीतिगत दरें होती हैं। नीतिगत दरों में से क्या क्या होता है? रेपो रेट होता है, ठीक है, एमएसएफ होता है आपका, बैंक रेट होता है, ठीक है। अब ये इनकी क्या स्थिति है, इनको एक बार हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक आपका बेस रेट होता है, आधार दर जिसे बोलते हैं, और बचत जमा दर होती है। इन सभी के लिए
क्या क्या जो है आपकी जमा दरें, उधार या जमा दरें हैं, ये कितनी है। ठीक है, तो पहले नीतिगत दरों की बारे में बात करते हैं। पहले तो आरक्षित अनुपात हो गया आपका, CRR और SLR कितना है, 4.5 है, और ये आपका 18% है। ठीक है, बैंक को मेंटेन करना पड़ता है ये। दूसरा है नीतिगत दरें। नीतिगत दरें, नीतिगत दरों में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले रेपो रेट होता है आपका। रेपो रेट आपका कितना है, 6.5 है, 6.5% आपका रेपो रेट है। इसके बाद दूसरा है आपका बैंक रेट। बैंक रेट आपका जो है ये देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 6.75 है। बैंक रेट आपका 6.75 है। इसके बाद एक होता है आपका MSF। बैंक रेट और MSF लगभग एक ही होते हैं। MSF ये आपका 6.75% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद रिवर्स रेपो रेट होता है आपका। रिवर्स रेपो रेट, एक होता है रेपो रेट। इसमें क्या होता है, बैंक RBI से पैसे लेते हैं अल्पावधिक समय के लिए। ठीक है, बैंक अल्पावधि के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के दर पर 6.5% आपका रेपो रेट है। जब RBI जो है बैंकों से पैसा लेता है, या फिर कह सकते हैं कि RBI बैंकों से पैसा लेता है, तो रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेपो रेट क्वेश्चन कई बार पूछता है। अल्पावधिक ब्याज दर है, ये क्या है, अल्पावधिक ब्याज दर है, 6.5% है। बैंक रेट 6.75% है। MSF 6.75% है। रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और एक होता है आपका SDFR, स्थायी जमा सुविधा दर। SDFR, SDFR आपका कितना है, SDFR है आपका 6.25%। 6.25% आपका SDFR है। ठीक है, 6.25% आपका SDFR है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो आपका आरक्षित अनुपात में CRR आपका 4.5% है, SLR 18% है। इसके बाद रेपो रेट आपका 6.5% है, बैंक रेट 6.75% है, MSF भी 6.75% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और ये SDFR आपका 6.25% है। अब इनके बारे में डिटेल में एक GS की क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो आरक्षित अनुपात हो गया। एक और आपकी दर होती है जिसको हम लोग जो है उधार या जमा दर कहते हैं। उधार या जमा दर, उधार या जमा दर। यदि इकोनॉमी की क्लास आप सभी में से किसी ने की होगी तो निश्चित तौर पे आप इन सभी के बारे में जानते होंगे, या मेरा मास्टर वीडियो ही देख लो इकोनॉमी का। मास्टर वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है सारी चीज़ें कि बैंक कैसे काम करता है। जो भी पैसा आप बैंक को देते हैं, बैंक उसको इन्वेस्ट करता है, और फिर किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। महंगाई के लिए RBI के क्या क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्या क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ये सारी चीज़ों के लेकर चर्चा क्लास में आपकी हुई थी। ठीक है, तो उधार या जमा दर की बात करें तो दो दरें हैं यहाँ पे। एक तो बेस रेट होता है आपका, जिसको हम आधार दर कहते हैं, आधार दर। तो इस समय जो आपकी आधार दर है वो कितना है, वो है 8.75% से लेकर के आपका 10 अलग अलग बैंकों के द्वारा अलग अलग जो है रखा जाता है बेस रेट। तो 8.75 से लेकर 10.10% आपका बेस रेट है। और एक है बचत जमा दर। बचत, जो आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, टोटल कितना चल रहा है, 2.7% से लेकर 3% तक, से लेकर 3% तक, ये आपका बचत जमा दर है। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये आपकी मौद्रिक नीति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पक्ष थे। CRR हो गया, SLR हो गया, आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, MSF हो गया, SDFR हो गया, और आपका आधार दर हो गया, और आपका बचत जमा दर हो गया। ये आपको रफली पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं ये। तो मौद्रिक नीति को लेकर के, बाकी मौद्रिक नीति क्या है, महंगाई किसी देश के लिए ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, इन सब पे चर्चा किसी एक सेशन में कर लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला टॉपिक है, ये आप देख पा रहे हैं सुबह सुबह प्रातः आपको तितली के दर्शन हो रहे हैं। ये तितली साधारण तितली नहीं है। ये तितली कहाँ की तितली है? सिक्किम की तितली है। ये सिक्किम भर में नहीं पाई जाती है, कई राज्यों में पाई जाती है ये तितली। ठीक है,
तो कई राज्यों में, नेपाल में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इस तितली को क्या किया गया है, राज्य तितली के तौर पे जो है क्या किया गया है, आपका घोषित किया गया। एक तितली ये है और एक तितली और है आपकी, ये आप देख सकते हैं, एक तितली ये है, ये दो तितलियां थी, ठीक है। इसका नाम है कृष्णा पिकॉक। आप पीछे देखेंगे ना, इसमें पिकॉक जैसे हैं, इसके पीछे के पंख जो है जैसे मोर के पंख होते हैं, मोर जैसे, तो इसका नाम है कृष्णा पिकॉक। ब्लैक कलर की है और इसीलिए इसका नाम है कृष्णा पिकॉक। पिकॉक एक तो ये है। दूसरी जो तितली है इसका नाम है ये वाली, आप देखिए, इसका नाम है ब्लू, नीले कलर की है, ब्लू ड्यूक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ब्लू ड्यूक, ठीक है, ब्लू ड्यूक। तो अभी हाल ही में सिक्किम के द्वारा ब्लू ड्यूक को, इसको रेफरेंडम बकायदा जनमत संग्रह कराया गया था, तो इसको राज्य तितली के तौर पे घोषित किया गया है। ये आज की घटना नहीं है, 5 जून 2022 की घटना है। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस होता है और इसी में ब्लू ड्यूक को सिक्किम स्टेट ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है, ठीक है। तो एक ऑनलाइन रेफरेंडम कराया गया था, ऑनलाइन जनमत संग्रह लिया गया था, जिसमें ब्लू ड्यूक को 57% लोगों ने मत दिया और 43% मत दिया आपका किसको, कृष्णा पिकॉक को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक चमत्कारी तितली है, ये आपका नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सभी क्षेत्र में पाई जाती है और ये हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रमुख तितली के तौर पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ब्लू ड्यूक जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट तितलियों में से एक है, उसको जो है राज्य तितली घोषित करने वाला कौन सा है आपका, ध्यान रखिएगा, सिक्किम, ठीक है ना। देखिए जो तितलियां होती हैं ना, प्रकृति का संरक्षण करने के तौर पे एक जैविक संकेतक के तौर पे काम करती हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर के तौर पे काम करती हैं। जब भी हमारा इन्वायरमेंट किसी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, पर्यावरण के स्वास्थ्य में कोई संकट होता है, तो तितलियों को लेकर के, तितलियों से मतलब उनकी संख्या से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इन्वायरमेंट कितना बेहतर है। यदि तितलियां समाप्त हो रही हैं तो आप समझ लीजिएगा कि पर्यावरण में कुछ ना कुछ समस्या है। आप देखेंगे पहले जो आपके आसपास तितलियां रहती थीं, अब धीरे धीरे उनकी संख्या कई बार कम हो जाती है। तो एक तरीके से ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर के तौर पे काम करती हैं। तो सिक्किम के लोगों को तितलियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए, वहाँ के इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा, सिक्किम सरकार के द्वारा राज्य तितली के तौर पे ब्लू ड्यूक को घोषित किया गया और कृष्णा पिकॉक को भी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तितली के तौर पे। तो कोई पूछे कि ब्लू ड्यूक तितली कहाँ से है, तो सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा इसको राज्य तितली घोषित किया गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, राज्य तितली के तौर पे सिक्किम गवर्नमेंट ने इसको घोषित किया ब्लू ड्यूक को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, और देखो तितलियों के हर स्टेट में अलग अलग नाम है, मैं यहाँ पे वो तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे जितना जरूरी है वो भी जानिए। चलिए, अगला ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपका, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। भारत को GPAI का अध्यक्ष बनाया गया है, भारत इसका क्या बन गया है, अध्यक्ष। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कई जगह पे अध्यक्ष बन रहे हैं, GPAI का भारत को अध्यक्ष बनाया गया। अब यह है क्या, ये आपका एक संस्थान है, एक तरीके से एक साझेदारी है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म देखिए क्या नाम है, ग्लोबल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब एक साझेदारी, वैश्विक साझेदारी। किस चीज पे वैश्विक साझेदारी, बौद्धिक बुद्धिमत्ता पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो आपको पता है AI का जमाना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे ही काम हो रहा है, हर चीज को ऑटोनोमस बनाने के लिए AI का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक अंतरराष्ट्रीय क्या है, साझेदारी, ठीक है, और इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, बहुहितधारक जुड़े हुए हैं, और AI के सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है ये पूरा का पूरा मंच है। तो ये 15 जून 2020 को जो है GPAI बना था, 15 जून 2020 को। कब बना था, कोविड के टाइम पे 15 जून 2020 को ये मंच आपका सृजित हुआ था। अब इसमें बहुत सारे कंट्रीज आपस में साथ में जुड़े हुए हैं। इसका सचिवालय पेरिस में है, GPAI का सचिवालय कहाँ पर है, पेरिस में, इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है। और ये जो है एक तरीके से ये इसके 15 संस्थापक सदस्य हैं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 फाउंडर कंट्री हैं, 15 देशों ने मिलकर के इसको बनाया था। उसमें भारत भी है हमारा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय, तो इस तरीके यूरोपीय संघ, मतलब ये कई सारे देशों ने मिलकर के जीपीआई बनाया था। 15 देश फाउंडर थे, उनमें से भारत भी था। आज वर्तमान में उन देशों की संख्या बढ़ के हो गई 29। तो वर्तमान में जीपीआई के देशों की संख्या कितनी हो गई? 29। पहले शुरुआत में कितने थे? 15। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है 2020 में यूनेस्को को पर्यवेक्षक का भी दर्जा दिया गया था, तो यूनेस्को इसका पर्यवेक्षक बना था। तो 2000 ये आपका किस में बना? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे बनाया गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे। ठीक है, इसके 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं अभी तक। हर साल शिखर सम्मेलन इसका होता है। तीसरा शिखर सम्मेलन अभी टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, और टोक्यो जापान में ही इसको जो है भारत के लिए क्या है, अगले वर्ष के लिए, मतलब अगले वर्ष के लिए जीपीआई परिषद की अध्यक्षता भारत को दी गई है। इससे पहले फ्रांस के पास ये अध्यक्षता थी, अब ये भारत के पास अध्यक्षता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 इसके शिखर सम्मेलन हुए हैं, जीपीआई के 3 शिखर सम्मेलन हुए हैं। सबसे पहला शिखर सम्मेलन जो इसका था वो आपका 3 से 4 दिसंबर कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, दूसरा शिखर सम्मेलन नवंबर 2021 में पेरिस फ्रांस में हुआ था, और तीसरा शिखर सम्मेलन आपका यही इसी साल हुआ है, 2022 में आपका हुआ है, और ये टोक्यो जापान में हुआ है। नवंबर 2022 में हुआ है और टोक्यो जापान में हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान पे, वहीं पे भारत को अगले जीपीआई की अध्यक्षता दी गई है। तो फ्रांस से भारत को ये शिफ्ट हो गई अध्यक्षता, और अगला हो सकता है इसका समिट भी इंडिया में हो, तो इसको लेकर अभी सूचना नहीं है, होगी तो आपको ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट ये है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड, IIBX। इसके बारे में भी आपको पता होगा, भारत ने अपना पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज जो है आपका क्या किया है, बना दिया है। तो 29 जुलाई 2022 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में आपकी इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, जिसको हम गिफ्ट सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ बनाई जा रही है? गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी में ही इसकी अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज बनाया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। कहां बन रहा है? गिफ्ट सिटी, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। ठीक, तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी आपकी बन रही है। गांधीनगर में जो आपकी गिफ्ट सिटी बन रही है, वहीं पर जो है आपका ये पूरा का पूरा एक्सचेंज बनाया गया। तो इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे देखिए बुलियन, मतलब कि जो विदेशी आपका बुलियन है या सोना चांदी जो कुछ भी है ना, बुलियन में सोना चांदी ये सारी चीजें आती हैं, और फॉरेक्स रिजर्व है, उस सबको एक्सचेंज करने के लिए पूरा का पूरा ये पूरा बनाया गया है। तो भारत में जो है आपका बुलियन एक्सपोर्ट को लेकर, इंपोर्ट को लेकर के, और बुलियन को लेकर जितने भी संस्थागत निवेशक हैं, उन सब के लिए सबका इससे जुड़ाव हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है ये आपका भारत के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं आपकी इसकी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पेटीएम के बारे में एक क्वेश्चन है आपका। देखिए पेटीएम के द्वारा, पेटीएम पेमेंट बैंक आपको पता होगा, ये यूपीआई लॉन्च किया इसने, यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है ये। ठीक है, तो फरवरी 2023 में पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा यूपीआई लाइट इसने शुरू किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक लाइट वर्जन, मतलब आपका मतलब कम से कम डेटा में काम करता है। ठीक है, भुगतान करने के लिए भुगतान को बहुत आसान कर देता है, बहुत त्वरित गति से काम करता है। ठीक है, इसमें यूपीआई लाइट में मतलब पिन कोड भी डालने की जरूरत नहीं है। यदि 200 रुपए तक का आप लेन देन कर रहे हैं तो विदाउट पिन कोड आप अपना, विदाउट पिन कोड आप जो है क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो एक तरीके से पेमेंट को क्या करना है, बहुत आसान बना देना है। तो यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला ये आपका क्या बन गया है, पहला पेमेंट बैंक बन गया है।
ठीक है, ये क्या करता है, त्वरित गति से निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाने का काम करता है। तो यूपीआई लाइट भारतीय भुगतान, आपको मैंने यूपीआई के बारे में पहले बताया भी था एक सेशन में कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है हमारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिनको हम बोलते हैं एनपीसीआई, उसके द्वारा ही आपका ये यूपीआई सुविधा आपकी लॉन्च की गई है, वही आपका इसको चला रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें यूपीआई लाइट के माध्यम से जो छोटे मोटे लेन देन होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक का लेन देन, उसको और भी ज़्यादा बिना पिन कोड के, पिन की भी ज़रूरत ना पड़े, और फास्ट और त्वरित कर दिया जाए, इसलिए आपका यूपीआई लाइट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यूपीआई लाइट भी एक डिवाइस वॉलेट के तौर पे काम करेगा और इसमें इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होगी, बहुत लोवेस्ट डेटा पे काम करता है, विदाउट इंटरनेट भी आप पेमेंट कर पाएंगे, उस दिशा में भी ये काम करेगा आपका। ठीक है, तो आप अपने डिवाइस के वॉलेट में पैसा जो रखेंगे यूपीआई लाइट के माध्यम से, आप उसको छोटे भुगतानों के लिए प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, सिंगल क्लिक के साथ ही आपका तुरंत लेन देन हो पाएगा। तो पेटीएम वैसे भी बहुत बड़ा जो है मार्केट होल्डर है। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक इज द फर्स्ट बैंक टू बी पावर्ड बाय यूपीआई लाइट। ठीक है, ये आपकी न्यूज थी, चर्चा थी। तो यहां पर देखिए कितने टॉपिक आपके हो गए। सबसे पहले आपका आरबीआई हो गया, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा आपका ये तितली है ब्लू ड्यूक, ये आपकी सिक्किम की तितली, राज्य तितली बना दी गई आपकी। ठीक है, दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा टॉपिक आपका जो है वो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अध्यक्ष बना है भारत, इसका मुख्यालय सचिवालय आपका पेरिस में है। इसके बाद चौथी न्यूज आपकी IIBX से हो गई, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से हो गई, और पांचवी न्यूज आपकी पेटीएम यूपीआई लाइट से हो गई। ठीक है, तो ये आपकी 5 न्यूज हो गई। आज के लिए इतना ही रखेंगे, करंट अफेयर्स के सेशन में आज इतना ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, डेली के डेली एक डोज की तरह है आपका, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दे रहा हूं ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। पुराना बैकलॉग जो आपका पड़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए। अब जैसे ही ये सेशन समाप्त होता है, पुराने को भी एक बार रिवाइज कर डालिए, जो पुराना करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर डालिए आपको, बाकी इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ, गांधीनगर में आपका गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में, मैंने अहमदाबाद बोल दिया था, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बन रही है आपकी, गुजरात गांधीनगर में। ठीक है, तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है सेशन, और ये सारे टॉपिक 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक बार इनको देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।